हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका कोस्टिंग के बेसिक लेक्चर में स्टार्टिंग लेक्चर में स्वागत है। आज हम कोस्ट क्या होती है, कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कोस्ट के पार्ट क्या होते हैं और कोस्ट शीट क्या होती है, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और ये कोस्टिंग का एक बेस है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोस्ट कोस्ट क्या चीज़ है। कोस्ट हिंदी में लागत कहते हैं। क्या होता है, क्या चीज़ है, ये क्या होती है। किसी भी गुड्स, कमोडिटी या सर्विस के यूज के बदले में, कंजम्पशन के बदले में अगर आप कुछ रिटर्न में देते हैं, बदले में कुछ देते हैं, प्रतिफल के तौर पर देते हैं, कंसीडरेशन के तौर पर देते हैं, वो एक कोस्ट है। तो कोस्ट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि कोई चीज आ रही है, बदले में कोई चीज जा रही है। जा क्या रहा है? करेंसी, मनी या मनी जैसी कोई चीज। और आ क्या रहा है? कमोडिटी, गुड्स या सर्विस। तो इसका मतलब इनके कंजम्पशन या यूज के बदले में जो आप सेक्रीफाइस करते हो, जो पेमेंट करते हो, वही कोस्ट है। तो फिर ये कोस्ट का मतलब है। तो कोस्टिंग क्या है? तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं और कोस्ट को निकालने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं उसे कोस्टिंग कहते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोडक्शन होता है, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, रबड़ इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, तो उनमें प्रोसेस कोस्टिंग के नाम से एक चैप्टर एप्लीकेबल होता है। यानी कि प्रोसेस, प्रक्रिया, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कॉस्ट निकालने को प्रोसेस कोस्टिंग कहते हैं। और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उनके लिए फिर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कोस्टिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के नाम से अलग से चैप्टर होते हैं। तो जो कॉस्ट निकालने के मेथड्स हैं वो कोस्टिंग है। और फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्टिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन करना कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी कहलाती है। इसका मतलब लागत के अभिलेखों को रखना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं वो क्या करती हैं कि कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं। उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट। तो उनका काम क्या होता है कि हर प्रोसेस की, हर यूनिट वाइज कॉस्ट को निकालना। तो ये एक तरह से बेसिक कुछ बात थी जिसके कारण हम कॉस्ट को समझ पाए। कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। लेकिन जब आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, निर्माण करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, तो उसमें कौन कौन से एक्सपेंस है वो लगते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। और उनको एक यूनिट कॉस्टिंग नाम से चैप्टर होता है। यानी कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए क्या क्या फंडामेंटल्स होंगे, किस तरीके से बनेगी, तो वो यहां पर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड नेचर, कि खर्चे कितनी तरह के होते हैं और उनकी प्रकृति, नेचर क्या है। तो सबसे पहले कोई भी चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई भी वस्तु बनाते हैं, कमोडिटी बनाते हैं, तो उसमें मेन मटेरियल लगता है, सामग्री, और उसी बेस पर वेजेस या लेबर यानी कि श्रम, ठीक है, मजदूरी लगती है आपकी, और बाकी आपके खर्चे लगते हैं, ऊपर वाले जो खर्चे हैं अभी बात करते हैं इनके। लेकिन सबसे पहले मटेरियल, सामग्री, वेजेस मजदूरी, और खर्चे व्यय। इनके दो दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष कहते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ और इनको आगे जाकर क्या करना है वो अभी अपने बात करते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। लेकिन एक बार आप ध्यान रखें, वापस एक बार चेक करो। सबसे पहले मटेरियल, उसके दो पार्ट हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर, उसके दो पार्ट हैं, और ऐसे ही एक्सपेंस के दो पार्ट हैं। जो डायरेक्ट पार्ट होता है यानी कि जो सीधा संबंधित होता है, डायरेक्ट का मतलब अगर आप जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस पर सीधा सीधा मटेरियल कितना लग रहा है, एक यूनिट पर कितना लग रहा है, 100 यूनिट्स के बल्क पे कितना लग रहा है, तो वो डायरेक्ट हो गया। ऐसे ही वेजेस और एक्सपेंस भी अगर काउंट किए जा सकते हैं डायरेक्टली कि कितने लग रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कॉस्टिंग होगी, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। तो डायरेक्ट के जो भी तीनों पार्ट हैं यानी कि मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस, इन तीनों डायरेक्ट को मिलाकर प्राइम कॉस्ट होती है, मूल लागत, यानी कि प्राथमिक तौर पर, प्रारंभिक तौर पर आपकी प्रोडक्ट की ये कॉस्ट बनी। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि पता तो होता है कि इस पर लग रहे हैं, लेकिन एक यूनिट पर बांटना मुश्किल होता है। लेकिन कुल मिलाकर तो आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तो उसमें जो खर्चे आपको बांटने पड़ जाते हैं, एक्सपेंसेस टू बी एलोकेटेड और डिस्ट्रीब्यूशन,
तो उस कारण क्या होता है कि उन्हें इनडायरेक्ट कह देते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये खर्चे लगते तो हैं लेकिन बल्क में लगते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया। तो फैक्ट्री का जो रेंट है, आप मैन्युफैक्चरिंग कितनी यूनिट्स कर रहे हो उस पर बेस थोड़ा होता है, वो तो पीरियड वाइज होता है। तो एक फैक्ट्री का रेंट अगर एक महीने का 1 लाख रुपए है और आपने 10,000 यूनिट्स बनाई, तो फिर आप एक प्रॉपर वे में ये मानेंगे यार 10 रुपए तो हमारा जो फैक्ट्री का रेंट है ना वही एक यूनिट पर लग जाता है। लेकिन मान लो 20,000 बनाई तो फिर आप 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 ऐसे सोचोगे और एक यूनिट पर 5 रुपए हो गया। तो इस कारण जो खर्चा बांटना पड़ जाए, जो एक्सपेंस बांटना पड़ जाए, एलोकेट करना पड़ जाए, विभाजित करना पड़ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसे ही हमारे चैप्टर में ओवरहेड्स का नाम देते हैं। जितने भी चैप्टर हम कॉस्टिंग में करेंगे उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स का नाम देंगे। ओवरहेड्स आपके फैक्ट्री में भी लग सकते हैं, ऑफिस में भी लग सकते हैं और सेलिंग डिपार्टमेंट में भी लग सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जस्ट एक बार इनके नाम हमारी आंखों से गुजर जाएं। अगर वो फैक्ट्री में लगते हैं तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं और वर्क्स हाउस भी कह देते हैं, तो वर्क्स एक्सपेंसेस भी कह देते हैं। तो इसका मतलब ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम हैं। अगर यही एक्सपेंस आपके ऑफिस में लगते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के तौर पर, मैनेज करने के तौर पर लगते हैं, मैनेजमेंट के खर्चे हो गए, या काउंट करने का काम ऑफिस में होता है वहां पर एक्सपेंस लग रहे हैं, तो इसे काउंटिंग हाउस एक्सपेंसेस कह देते हैं, ऑफिस के एक्सपेंस। और सेल डिपार्टमेंट में लगते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लगते हैं। और तीनों प्रक्रियाएं, तीनों प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है। कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसका डायरेक्ट खर्चा जो आपको पता है एक यूनिट पर लगता है, वो तो फिर डायरेक्ट हो ही गए ना। लेकिन अगर उनका ऐसा एक्सपेंस है जो कि बांटना पड़ रहा है, जैसे रेंट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी होते हैं, एक वॉचमैन भी बाहर है, वो पर यूनिट के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंस ले रहा है, तो इसका मतलब उन्हें बांटना पड़ रहा है। तो बांटना पड़ रहा है तो उनकी भी नेचर 3 तरह की हुई। इनडायरेक्ट तो है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो तो पता है सबको, लेकिन वो आखिर कहां कहां पर लग सकते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस में भी लग सकते हैं वो। फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑफिस में भी तो क्या करते हैं, हिसाब किताब करवाते हैं अपना, तो ऑफिस वालों के भी एक्सपेंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद आखिर तो गुड्स को आपने सेल ही करना होता है, तो सेलिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भी एक्सपेंस हो सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आप फर्नीचर बनाते हो, लकड़ी का फर्नीचर बनवाते हो और ये पूरी वर्कशॉप है आपकी, 2000 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप है, यहाँ पर काम होता रहता है। तो अब अपने बात करते हैं कि जैसे मान लो कि एक मेज है, एक मेज पर आप बाजार से कटी हुई ही लकड़ी परचेज करते हो और वो लकड़ी के लिए अलग से आरे लगे हुए हैं जहां पर लकड़ी को चीरा जाता है और मेज के हिसाब से दिया जाता है। मान लो एक मेज आपने बनाना है 2x4 का, 2 फुट चौड़ाई है उसकी और 4 फुट लंबाई है, और उसके लिए लकड़ी 200 रुपए की लग रही है। ठीक है, रेट कम बताया मैंने, लेकिन फिर भी तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर आपने कुछ वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है, वो डेली वेज पर नहीं है, वो क्या है कि एक मेज के 100 रुपए लेते हैं कि हम सारा कुछ इसको सेट कर देंगे, बना देंगे, तो उनकी जो वेजीज है वो डायरेक्ट वेजीज होगी। तो अब माइंड में रखो ना, 200 रुपए का तो सीधा मटेरियल लग गया आपका, 100 रुपए उन्होंने वेजीज ले ली। फिर आपको पता है कि इसके लिए क्या करना होगा, मेज की पॉलिशिंग करवानी होगी, और पॉलिश करने वाला एक बंदा आता है और वो पर मेज के 50 रुपए ले लेता है। तो 200 का मटेरियल, 100 की वेजिस और 50 रुपए के डायरेक्टली जो उसने पॉलिशिंग के खर्चे ले लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो 350 रुपए तो आपको पता ही है एक मेज पर लगने ही लगने हैं, ये तो सीधा ही लगेंगे, तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई, मूल लागत। लेकिन फिर बंदा कहेगा यार मैंने तो बार एक वॉचमैन भी रखा हुआ है, उसकी सैलरी देनी है। फिर फर्नीचर बन जाता है, उसके लिए एक अकाउंटेंट भी रखा हुआ है। फिर मैंने मार्केट में भी 2 बंदे छोड़ रखे हैं कि हमारा फर्नीचर परचेज करो, वो फर्नीचर वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं और वहां से पेमेंट लेने का काम करते हैं, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो वो खर्चे भी तो आखिर एक फर्नीचर पर आए। क्या 350 प्लस 10-20 रुपए प्रॉफिट लेकर आप सेल कर सकते हो, या उन एक्सपेंसेस को भी चार्ज करोगे? उनको भी चार्ज करोगे, वरना आपकी कॉस्ट आपने निकाली ही गलत है, कम निकाली है, तो आप सस्ते में ही फर्नीचर बेच देंगे और वो खर्चे तो आप कहां से पूरे करेंगे, आप लॉस में जाएंगे। फिर
तो उन एक्सपेंसेस को कवर करने को ही रिकवर करना कहते हैं, प्राप्त करना कहते हैं, और वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और वो इन 3 जगहों पर लग सकते हैं। बताता हूं कि आपने क्या किया कि बाहर जब भी कोई सामान आता है तो वो रेहड़ी से आता है या आप मान ले ट्रक से आता है, तो जो वर्कर हैं अंदर तक लकड़ी पहुंचाने के मान लो 1000 रुपये ले लेते हैं। 1000 रुपया एक बार लकड़ी आती है तो वो ले लेते हैं। फिर आप आइडिया लगाते हो कि हमने 100 मेज का मटेरियल मंगवाया था और 1000 रुपये तो यहां तक आने के लग गए इस चीज के, ठीक है। तो वो आपका कैरेज हो गया, कैरेज को आप बांट देंगे, 10 रुपये पर मेज हो गया। लेकिन यहां पर आपने क्या एक वॉचमैन रख रखा है, वो पूरा ध्यान रखता है पूरा यहाँ का, उसका और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ देखता रहता है कि कहीं कोई चोरी नहीं हो रही, कोई सामान बाहर नहीं ले जा रहा या बाहर से कोई गलत सामान अंदर नहीं आ रहा। और वो महीने के 10,000 रुपये सैलरी लेता है और आपको ध्यान रहता है कि महीने में हम लगभग 1000 मेज बना लेते हैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, 10 रुपये तो एक मेज पर उसकी वेजेज ही निकलती है। पर क्या वो डायरेक्टली एक मेज के पैसे ले रहा है या एक पीरियड के ले रहा है? पीरियड के ले रहा है, तो उस कारण क्या है कि इसकी वेजेस को हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मानेंगे, और फैक्ट्री का वो काम संभालता है सारा। ऐसे ही एक क्लर्क है, वो 20,000 रुपये ले रहा है और हम 1000 मेज बना लेते हैं साल के मान लो, तो वो 20 रुपये पर मेज तो उसकी कलम घिसने के यानी कि रिकॉर्ड रखने के ही हो गए, तो वो भी आपकी एक कॉस्ट है, लेकिन वो ऑफिस की कॉस्ट है। फिर जो मार्केटिंग वाले हैं वो फर्नीचर सेल करवाने के भी पर उनकी सैलरी रखी हुई है, वो तो ऑफिस वाले में आ जाएगी, लेकिन मान लो कि पर मेज वो भी 20 रुपये लेते हैं कि एक मेज बिकवाएंगे तो 20 रुपये के हिसाब से हमें अपना कमीशन दे दो। रेट कुछ भी हो, वो परसेंटेज बेस पर भी हो सकता है, लेकिन है तो खर्चा। और वो खर्चा किस डिपार्टमेंट में है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। और या सेल करने के लिए आपने गाड़ियां लगा रखी हैं, वो उस कस्टमर के घर तक सामान पहुंचा के आती हैं, तो वहीं पर ही आप चार्जेस लेते हो, और ये पहुंचाने के चार्जेस आपके जो होंगे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे। तो इस तरीके से खर्चों का बंटवारा होता है, और उनका टोटल, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी तो फर्नीचर बना के देता है लोगों को, तो वो भी तो कॉस्टिंग कैसे करता है, वो सारे खर्चे जोड़ लेता है आइडिया लगाकर। और बिजनेसमैन समझदार होता है, वरना वो फिर मात खाएगा चाहे काम कितना अच्छा करे। तो वही बात यहां पर है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़े लिखे हो, बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे या कुछ है, तो उसी के लिए जो शीट बनाई जाती है उसे कॉस्ट शीट कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि इसका अमाउंट का एक कॉलम हो, जनरली 10 में से 8 क्वेश्चन में, 9 क्वेश्चन में इसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, एक में तो रुपीज होता है, और मान लो 10,000 यूनिट आप बना रहे हो तो ऊपर 10,000 यूनिट तो हम लिख ही लेंगे, और मान लो कोई भी एक्सपेंस 1 लाख रुपए आया, 1 लाख तो यहाँ पर रुपीज आ ही देंगे, और 10,000 से डिवाइड करेंगे तो साथ वाले में कॉस्टिंग चलती रहेगी, 10 रुपए एक यूनिट के हो गए। तो अब आप इसे ध्यान करें, सबसे पहले आप कॉस्ट शीट बनाते हैं, ऑफ कंसर्न का नाम लिखेंगे और पीरियड भी आप लिख देंगे, पर्टिकुलर और अमाउंट का एक कॉलम, और लगभग पेज का आप बना लें। तो अब अपने बात करते हैं यहां से 3 चीजें जो डायरेक्ट थी, तो सबसे पहले उन्हीं का ही नंबर लगता है। एक बार यहाँ हेडिंग चेक करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन्हें जोड़ते हुए क्या होगी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ये 3 तरह के ओवरहेड थे, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। पहले वर्क्स यानी कि फैक्ट्री के आप जोड़ोगे, फिर इसके बाद ऑफिस के जोड़ोगे, और फिर इसके बाद सेलिंग के जोड़ोगे, तो बस हो गया। तो इसका मतलब इसी हिसाब से आप यहां पर चेक करें। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल लगा, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, मान लो 10,000 था, परचेज आपने 1 लाख का किया और 5,000 का बच भी गया, तो आपकी जेब से आउट ऑफ पॉकेट कितना है, तो 10,000 प्लस 1 लाख यानी कि 1,10 का था और 5 बच गया, तो 1,05,000 का आप मटेरियल लगा चुके हो। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज करेंगे और लेस क्लोजिंग स्टॉक। और मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड कोई कैरेज इनवर्ड था, कोई कस्टम ड्यूटी लगी थी फॉरेन से गुड्स मंगवाने की, या ऑक्ट्रॉय चुंगी वगैरह लगी थी, तो वो भी तो परचेज का खर्चा ही हो गया। तो कोई तो परचेज के बिल में जोड़ के बताता है और कोई अलग से बताएगा, तो भी तो ऐड ही होने हैं। और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और मटेरियल मान लो कोई स्क्रैप हो गया या वापस भी कर दिया आपने मटेरियल, तो वो मटेरियल फिर लगा थोड़ा ना, वो आप लेस करो। लेस करने के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ वो बाहर आ जाएगा। फिर डायरेक्ट वेजेस, कितनी डायरेक्ट वेजेस लगी उसको हम यहां पर बात कर चुके थे, इसे लेबर भी कह सकते हैं।
और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कह सकते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्टली कौन से एक्सपेंस लगे, रॉयल्टी वगैरह यानी कि प्रोडक्शन के हिसाब से जो पेमेंट करनी पड़ती है। फिर आपने जो डिजाइन का खर्चा दिया वो भी क्या होता है कि फिक्स होता है, कि यानी कि आपने किसी डिजाइन क्या होता है एक प्रोडक्शन के लिए स्पेशली आपने डिजाइन बनवाया, मोल्ड्स सांचे वगैरह बनवाए, तो वो भी आपकी एक कॉस्ट है, तो वो यहां पर आप लिखेंगे। तो इन तीनों का टोटल लगाएंगे तो वो प्राइम कॉस्ट हो जाती है। और मटेरियल आपके तीन तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो बीच में बना हुआ है, और एक होता है फिनिश गुड्स। तो उनके भी ओपनिंग और क्लोजिंग को एडजस्ट करना होता है। तो आप ध्यान रखें कि रॉ मटेरियल की जब बात आई तो इसका ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर एडजस्ट हो गया। अब अपने यहां पर प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट के बाद चेक करो, ऐड क्या करेंगे हम, वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको ऐड कर देंगे। और फिर जो आधा बना हुआ माल है यानी कि बीच में चल रहा है, जिसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं और हिंदी में चालू कार्य भी कह देते हैं, तो उसका ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस कर दो। तो ये आपकी सही कॉस्ट हुई। बस इन्हें अंदर ही लिखना है, एक बार परफॉर्मा जिस तरीके से बनाया उसी तरीके से। और पर्पस ये नहीं होता कि आपको ये पूरा एक बार में याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से सब हो जाता है, लेकिन अब परफॉर्मा जिस तरीके से है वैसे ही आपने लिखना है। तो इनको बाहर लिखा, तो अब आपकी जो भी गुड्स बनने की फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, और इसे वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि फैक्ट्री तक की कॉस्ट आ गई। फिर ऑफिस का काम हुआ, ऑफिस के भी तो खर्चे लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड्स, उसे आपने जोड़ लिया। ये इनडायरेक्ट ही तो थे तीनों, बस इनडायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के बाद जुड़ते हैं। और इसका नाम आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। माल बन गया जी, जो ओपनिंग पड़ा था बना हुआ, फिनिश्ड गुड्स, शॉर्ट में लिखा हुआ है फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस, उसे ऐड कर दो और क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर लो। तो अब जो आपने माल बेच दिया, मान लो 10,000 ओपनिंग बना हुआ पड़ा था और 2 लाख का आपने बना लिया, तो 2,10,000 का तो आपके पास था और बच गया 30,000 का। तो फिर आपने जो बेचा है वो 1,80,000 वाला बेचा है, बाकी 30,000 वाला अभी भी आपके पास है। तो वही चीज है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बेचा है उसकी लागत। फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो सेल के आपके खर्चे हैं, तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, यानी कि कॉस्टिंग का ये वर्ड है कॉस्ट ऑफ सेल। हम जनरल लैंग्वेज में इसे टोटल कॉस्ट कह देते हैं। टोटल कॉस्ट मान लो 2,20,000 रुपये होगी और आपने 250 का सेल कर दिया, तो 30,000 आपका प्रॉफिट था। तो कॉस्ट तो आपको पता थी, अगर 30,000 प्रॉफिट बताएगा तो हम ऐड कर देंगे, तो 250 सेल आ जाएगी। 250 सेल को आप पहले भर दो, और ये 220 थी, तो ये 30,000 अपने आप में क्या आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे। इस तरीके से कॉस्ट शीट बनानी है। और अमाउंट का अगर दूसरा कॉलम बनाएंगे वो बिल्कुल सिंपल रहेगा, जितनी यूनिट्स होंगी उससे आपने डिवाइड करके लिखना होता है। अब कॉस्ट शीट में क्या चीज नहीं आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बड़ा वर्ड है, उसके पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कोस्टिंग में जरूरी नहीं है अकाउंट्स की सारी चीजें आए। तो यहां चेक करो, कोस्टिंग में क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा, डिस्काउंट जो कैश डिस्काउंट होता है वो नहीं आना, या किसी एसेट को बेच दिया उससे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, शेयर को ट्रांसफर करने की फीस आपकी इनकम हो सकती है। अब आप खुद सोचो ना, एक ग्राहक आपके सामने बैठा है और वो कह रहा है कि एक मेज की कॉस्ट बताओ, तो आपने मशीन बेची थी, उस पर क्या प्रॉफिट कमाया था, वो इस मेज की कॉस्ट में थोड़ा शामिल करोगे। फिर गवर्नमेंट को आपने कितना टैक्स दिया है या देना है अपनी इनकम पर, तो अभी इनकम ही नहीं हुई जी, टैक्स दोगे और वो टैक्स कहाँ से, ग्राहक से चार्ज कर लोगे आप। फिर ऐसे ही आपकी एक कंपनी है, प्रॉफिट कमाएगी, टैक्स देगी, उसके बाद डिविडेंड बांटेगी, तो उसका इस मेज से क्या लेना देना हो गया, तो वो चीजें नहीं आएगी। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कैश डिस्काउंट कैश पर होता है तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ये फाइनेंसिंग की चीजें होती है। तो इनको माइंड में रखेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट का स्ट्रक्चर आपके माइंड में होगा, फिर चैप्टर में हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है जी, इसे याद कर लेना, एक बार हाथ से जरूर लिख लेना और बने रहना नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।